शुरू करते हैं। थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा सा वीडियो बनने में देरी हो रहा है, लेकिन कंटिन्यू बनेगा, टेंशन ना लेंगे। तो चलिए अध्याय 29 शुरू करने जा रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। बीपीएससी वाले तो पक्का पढ़ेंगे और सभी एग्जाम के लिए एनटीपीसी वाले भी पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन राष्ट्रीय कांग्रेस से तो पूछता ही है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ऑप्शन नंबर ए 1885 में हुआ था। अगर सवाल आगे पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 28 दिसंबर, याद रखिएगा 1885 को, मतलब 1885 को। ये क्लियर हो गए। और कहा हुआ ये सवाल पूछता है तो 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में। कहा? बॉम्बे में। अब ये भी जानते हैं हम लोग कि बॉम्बे में हुआ था, शुरुआत हुई थी, ये भी जानते हैं, लेकिन बॉम्बे में कहा हुआ, किस जगह पे हुआ, ये तो हम लोग नहीं जानते, जो कि हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में स्थित, ग्वालियर टैंक में एक स्थित क्या है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में की गई। मई में हुआ तो कहा हुआ, तो ग्वालियर टैंक में स्थित हुआ। ग्वालियर टैंक में हुआ तो कहा हुआ, तो ग्वालियर टैंक में स्थित एक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है, उस भवन में किया गया था इसका बैठक। कहीं भी तो बैठ ही के करेंगे ना, ठीक है। ऊपर पढ़ चुके हैं, अब गहराई से थोड़ा पढ़ने के वक्त है। तो गहराई में क्या क्या इंपॉर्टेंट बना? सबसे पहली बात तो आप जान गए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुआ, मतलब 28 दिसंबर 1885 में हुआ, जो कि बम्बई में हुआ। बम्बई में कहा हुआ? ग्वालियर टैंक में पढ़े, ये पढ़ना भी जरूरी था। ग्वालियर टैंक में स्थित कहाँ, कौन से कॉलेज में? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में ये जो है बैठक हुआ, याद रखिएगा, मीटिंग हुआ जो कहिए। इसके सदस्य आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, 72 प्रतिनिधि थे, भाग लिए थे, 72 लोग लिए थे पहले वाला में, तो ये सब जानते हैं। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अध्यक्ष भी जानते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे डब्ल्यू.सी. बनर्जी कहते हैं। इसके संस्थापक के नाम भी जानते होंगे, ए.ओ. हुम जानते हैं, इनके द्वारा किया गया था। लेकिन ये अवकाश प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी थे, ये भी जान लीजिए, जो स्थापना किया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है अभी तक में, जो कि बहुत लोग को नहीं पता है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण जो है दादा भाई नौरोजी के प्रमुख पे ही किया गया था। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामकरण जो हुआ है वो दादा भाई नौरोजी के कहने पर हुआ है, इन्हीं के परामर्श पर हुआ है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गए। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है तो ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, लोकमान्य तिलक को जाना जाता है। तो चलिए इनके बारे में भी जानकारी लेते हैं, और इसमें भी सवाल बहुत ज्यादा पूछा हुआ है और रिपीट भी क्वेश्चन हुआ है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो देखिए, वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता जो है कहा था। कौन कहा था? वैलेंटाइन सिरो ने। वैलेंटाइन जो सिरो है वो तिलक जी को ही कहा था कि भारत में अशांति का जन्मदाता है ये कौन? तिलक जी है। इंग्लिश में क्या हुआ था? इंग्लिश में क्या बोला था? द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट। याद रखिएगा, ये इंग्लिश में दे दिया गया है, तो इंग्लिश में ही बोलेगा ना ये, लेकिन हिंदी में आपको ये बताया गया है। क्लियर हो गया। इसी विषय पर तिलक ने सिरोल पर मानहानि का मुकदमा किया। सोचिए, ये बात बोलने पर ये मानहानि का मुकदमा कर दिए थे तिलक जी, याद रखिएगा, ये तिलक जी कर दिए इसी पे, सिरोल पर, जिसमें वे हार गए थे। कौन हार गए थे? तिलक जी बेचारे हार गए थे। और कौन? इतना तो जान गया आप। चलिए यहां तो जान गया। अब देखिए लोगों ने क्या किया, लोगों में जो है राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए तिलक जी जो है क्या किए? तिलक जी जो है वो किए कि 1893 ईस्वी में गणेश उत्सव मनाए। क्या मनाए? गणेश उत्सव का शुरुआत कर दिए 1893 1893 में, याद रखिएगा। और 1895 में, मतलब 1895 में, याद रखिएगा, शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। यही नाम बहुत बार पूछता है कि बाल गंगाधर तिलक जो है वो जो है 2 फेस्टिवल मनवाए। ठीक है, कौन कौन? तो गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव। डेट अगर पूछेगा तो आप बताइएगा 1893 और 1895। तो 1893 गणेश उत्सव, 1895 शिवाजी उत्सव। बनाने वाले, शुरुआत करने वाले कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक जी है। ये क्लियर हो गया। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने क्या कहा? तो आप बताइएगा, क्या बताइएगा? कि भारत में अशांति का जन्मदाता कहा। जो कि इंग्लिश में क्या पूछा?
मतलब इंग्लिश में क्या बोला, द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, तो दो उत्सव था जो कि 1893 गणेश उत्सव और 1895 शिवाजी उत्सव की शुरुआत हुई थी। चलिएगा तीसरा प्रश्न की बात करते हैं। तो शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन प्रसिद्ध थे? तो शेरे पंजाब के नाम से अगर पूछे कि इनमें से कौन प्रसिद्ध थे, तो आपको आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, लाला लाजपत राय को। तो शेरे पंजाब के नाम से कौन जाने जाते हैं? लाला लाजपत राय जाने जाते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अब चलिए लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सवाल पूछता है ना। तो चलिए देख लीजिए, शेरे पंजाब व पंजाब केसरी, दो नाम याद रखिए, शेरे पंजाब कहिए या पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं लाला लाजपत राय। याद रखिएगा ये प्रसिद्ध है लाला लाजपत राय, या पंजाब केसरी हो। अगर ये दो नाम आए तो लाला लाजपत राय टिक लगा दीजिएगा। इन्होंने किन्होंने, लाला लाजपत राय ने 1888 ईस्वी में, मतलब 1888 में, ठीक है, इसमें में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेकर राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। अब इनसे पूछा जाता है, इनसे सवाल पूछता है कि लाला लाजपत राय जो है, बताइए जो कांग्रेस सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिए थे। अब भाग कब लिए थे? तो याद रखिएगा 1888 में लिए थे, मतलब 1888 में लिए थे। कहाँ लिए थे? तो इलाहाबाद में एक सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, उसी में भाग लिए थे, राजनीतिक रूप से शुरुआत किए थे वो। कौन? तो लाला लाजपत राय किए थे। लाला लाजपत राय को केसरी पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, एक तरह से उपाधि इनको मिली थी, ये जान गए। भारतीय कांग्रेस में गरम दल के नेता थे। तो ये भी सवाल पूछता है कि लाला लाजपत राय जो थे वो गरम दल के नेता थे। पंजाब में ये 1906 ईस्वी में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार हुआ। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन का जो प्रसार हुआ था इसमें ये भूमिका निभाए थे। कौन? लाला लाजपत राय, जो कि 1906 में हुआ था, पंजाब में जो क्रांतिकारी हुआ था, याद रखिएगा इनका नाम आता है। दूसरा चीज है कि सरकार ने रावलपिंडी में आंदोलन को कुचलने की दृष्टि से सार्वजनिक सभा पर रोक लगा दी थी। ठीक है, तो रोक लगा दी थी। कौन लगाया था? सरकार लगाया था। सरकार कौन? ब्रिटिश सरकार लगाया था। तथा लाला लाजपत राय व अजीत सिंह, शहीद भगत सिंह के चाचा थे अजीत सिंह, याद रखिएगा, को गिरफ्तार कर मांडेर जेल भेज दिया गया। अब देखिए चौथा प्रश्न है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? मतलब डेट बताना है, स्थान बताना है, और कौन था वो बताइए, कौन गवर्नर था जो भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो देख रहे हैं वो सही है। ये जो है भाग लिया था, लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था, और मुंबई में एक अधिवेशन हो रहा था 1915 में हो रहा था, उसमें ये अंग्रेज जो है भाग लिया था। तो ये जान लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में, किवें अधिवेशन 31वें अधिवेशन में लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था, याद रखिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था। इस अधिवेशन का आयोजन जो है 1915 ईस्वी में बॉम्बे में किया गया था। कहाँ किया गया था? बॉम्बे में किया गया था, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये सवाल डायरेक्ट है। इस समय वह जो है कौन? लॉर्ड विलिंगटन की बात हो रही है। इस समय वह बॉम्बे का गवर्नर था। कौन? लॉर्ड विलिंगटन। और लॉर्ड विलिंगटन जो है बॉम्बे का गवर्नर था, और लेकिन वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 31वां जो अधिवेशन हुआ था उसमें भाग लिया था। कब? 1915 में। कहाँ लिया था? बॉम्बे में। बॉम्बे अधिवेशन हो रहा था, उसमें कांग्रेस अधिवेशन जो बॉम्बे में हो रहा था उसमें भाग लिया था। ये खुद बॉम्बे का गवर्नर था, इसलिए जो है भाग लिया। ठीक है, उन्होंने 1931 और 1931 से लेकर 1936 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में काज किया। यह भी है, देखिए बॉम्बे का तो गवर्नर था ही, उस समय वह बॉम्बे का गवर्नर था, लेकिन जब 1931 और 36 की बात हो रही है, 1931 से लेकर 1936 की बात हो रही है, 1931 से लेकर 1936 तक क्या हुआ? वो भारत का गवर्नर जनरल भी रहा था। कौन? लॉर्ड विलिंगटन, याद रखिएगा, और वायसराय के रूप में भी काज किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका कार्यकाल में जो है क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके कार्यकाल में, किसके? लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में क्या हुआ कि 1 सितंबर से 1 दिसंबर तक, मतलब 1 सितंबर से लेके 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, याद रखिएगा कि लॉर्ड विलिंगटन के समय में क्या हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। डेट अगर पूछेगा तो याद रखिए 1 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था, याद रखिएगा। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। बस इतना जान लीजिए। देखिए पांचवा प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, पांचवा प्रश्न क्या है कि 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये सवाल डायरेक्ट पूछता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, सुभाष चंद्र बोस लगाए थे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इनके बारे में जानकारी लेते हैं, पढ़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल बनता है कि कांग्रेस अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में, जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में। एक सवाल तो ये बनता है। दूसरा कि हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस किए थे। अगर अध्यक्षता जो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जब सुभाष चंद्र बोस किए थे, तो कब डेट इसका याद रखिए, तो फरवरी 1938 में हुआ था। तो 1938 में किए थे, ये याद हो गया। कांग्रेस का केवा जो है अधिवेशन था, तो 52वां अधिवेशन है, 52वां लिखा हुआ है, मतलब 52वां अधिवेशन है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरी बार भी जो है 1939 में क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस जो है जीत गए थे, याद रखिएगा। जो कि कहाँ हुआ था कांग्रेस अधिवेशन? 1939 में। तो ये त्रिपुरी में हुआ था। त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो मध्य प्रदेश में भी, मतलब मध्य प्रदेश में ही त्रिपुरी पड़ता है, वहां भी कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1940 में। उस समय 1939 में क्या हुआ था कि ये जीत गए थे। लेकिन आप सुनिए थोड़ा सा आगे कि क्या जरूरी बात है इसमें। क्या 1939 के कांग्रेस अधिवेशन जो त्रिपुरी जो हुआ था, त्रिपुरी जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां था। वहां कांग्रेस अधिवेशन में जो है गांधी जी के विरोध के बाद अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे कौन? याद रखिए, अध्यक्ष पद के बाद चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन यहाँ सुनिए, अध्यक्ष पद के लिए चुने गए जिसमें इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था। मतलब गांधी जी जो है पट्टाभी सीतारमैया को सपोर्ट कर रहे थे, याद रखिएगा। उसके बाद भी सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे कांग्रेस अधिवेशन जो त्रिपुरी में अधिवेशन हो रहा था उसमें। पराजय के बाद क्या हुआ, गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी मतलब पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, लेकिन उसके बाद ये छोड़ देते हैं। छठा क्वेश्चन है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। ये क्लियर हो गया। अब चलिए इनके बारे में जानकारी लेते हैं, क्वेश्चन क्या बनता है ये भी जानते हैं। तो आचार्य जेबी कृपलानी भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये सवाल पूछता है। थोड़ा सा गला खराब है, थोड़ा मैनेज करिएगा, ठीक है। आचार्य जेपी कृपलानी जो थे भारत के स्वतंत्रता के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जो है 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित हुआ था, याद रखिए मेरठ में आयोजित हुआ था। अब जानते हैं यूपी में पड़ता है मेरठ, और मेरठ में आयोजित हुआ था 1946 ईस्वी में आयोजित हुआ था। क्या आयोजित हुआ था? राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता हुआ था, याद रखिएगा। के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य जेबी कृपलानी। कभी कभी जेपी कृपलानी दे देता है, ये ध्यान रखना है। और 1946 कब? भारत के स्वतंत्रता के समय। तो पूछता है कि भारत के स्वतंत्रता के समय कौन अध्यक्ष थे? ये ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद नहीं बोल रहा है, स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे जेपी कृपलानी जी, जो कि 1946 में हुआ था। कहां आयोजित हुआ था? तो मेरठ में हुआ था। ये क्लियर हो गया। अब सुनिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, ये तो जान गए। उनका पूरा नाम अगर पूछ दे जेपी कृपलानी का, तो आप बताइएगा जीवित राम भगवान दास कृपलानी था। यहाँ पे जीवित कर दिया है, ट लगा दिया है, होना चाहिए था त। तो याद किया, जीवित राम भगवान दास कृपलानी था, नाम याद रखेंगे। उन्होंने कौन? जेपी कृपलानी ने विजुअल नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। कौन किया? ये जेबी कृपलानी शुद्ध उच्चारण है, ये ध्यान रखिएगा। बोलते बोलते हो जाता है जेपी कृपलानी, तो गलत ना समझेंगे प्लीज। तो जेबी कृपलानी जी जो है विजिल नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका निकाले थे। तो विजिल नाम से कौन निकाले साप्ताहिक पत्रिका? तो वो जेबी कृपलानी निकाले थे, जिनका पूरा नाम जीवत राम भगवान दास कृपलानी है। ये भारत के स्वतंत्रता के समय भारत के कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, याद रखना है। यह भी ध्यान रखना है कि 1946 में मेरठ में आयोजित हुआ था, उसकी अध्यक्षता किए थे जेपी कृपलानी जी, ये भी ध्यान रखना है। एक साप्ताहिक पत्रिका है जिसका नाम है बिचिल, जो कि जेबी कृपलानी निकाले थे। और किसान मजदूर प्रजा पार्टी अथवा प्रजा पार्टी के गठन भी किए थे जेबी कृपलानी जी। तो आपसे पूछेगा किसान मजदूर प्रजा पार्टी या प्रजा पार्टी हो या किसान मजदूर प्रजा पार्टी हो, इसका गठन करने वाले जेबी कृपलानी जी हैं। सातवें प्रश्न की बात करते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेता की आंदोलन की रणनीति थी, क्या थी बताइए? कांग्रेस के जो नरम दल के नेता थे या नेताओं के आंदोलन की रणनीति क्या थी, उनका सोच विचार क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी, राज बाम बंद है। अब क्या है राज बाम बंद? चलिए जानते हैं। तो देखिए, राज बाम बंद
पद्धति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की प्रमुख रणनीति थी। अब क्या थी तो सुनिए। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीयों में जागरूकता उत्पन्न करना और प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करना। यही एक राज वाम बंध नीति का पद्धति का नीति था जो कि नरम दल ने अपनाया था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक चरित्र उजागर हो गया था। समझ गए? ये जैसे ही नरम दल का ये जो नीति चला, उसी समय ब्रिटिश सरकार का दिमाग हिल गया और उसका रियल चरित्र जो है, करेक्टर पता चल जाता है, उजागर होने लगा था। चलिए, 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस ने नरम दल व गरम दल में विभाजित हो गई। समझ गए? तो ये पूछता है कि नरम दल गरम दल का नाम सुने होंगे, तो नरम दल और गरम दल अलग कब हुआ, विभाजित कब हुआ? तो 1907 के जो है कांग्रेस सूरत अधिवेशन से अलग हो गए। तो ये याद रखना है, ये पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन। चलिएगा, तो 1907 में क्या हुआ? कांग्रेस अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ? सूरत में हुआ। और सूरत में हुआ तो उस समय क्या हुआ था? कोई खास बात? हाँ, नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। चलिएगा, 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है, 1908 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को 6 वर्ष कारावास की सजा दी गई थी? बताइएगा, 1908 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम के कौन से उग्रवादी नेता थे जो 6 वर्ष कारावास की सजा दी गई थी? तो और किन्हीं को नहीं, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक को दिया गया था, जो कि हम ऊपर पढ़े हुए हैं। केसरी में वर्णित लेखकों के फलस्वरूप बाल गंगाधर तिलक पर जो है राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। क्या चलाया गया? राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था बाल गंगाधर तिलक का। याद रखिएगा, केसरी में यह वर्णित किया गया है, याद रखेंगे। 24 जून 1908 ईस्वी को 6 वर्ष का कारावास देकर मांडेल जेल जो है, मांडेल जेल कहाँ था? बर्मा में था। बर्मा में कैद कर दिया गया था, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। यही पर अपने कारावास के समय तिलक ने आर्कटिक होम ऑफ द वेदजा एवं गीता रहस्य नामक जो है पुस्तकों की रचना की। तो याद रखिए, 2 पुस्तक लिख दिए थे वहां 6 वर्ष में। एक आर्कटिक होम ऑफ द वेज, याद रखिए वेदाज, और एक गीता रहस्य, याद रखिए, नामक पुस्तक लिख दिए थे। 9वें प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा, ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? तो ऑप्शन नंबर डी लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। उसमें ये बोले थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। 1916 में क्या हुआ? कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। ये सवाल हमेशा याद रखिएगा। इस अधिवेशन के अगर बात करें, इस अधिवेशन के दौरान जो है बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? तो ये कहते स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, ये कहते। 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना किए थे। कौन किए थे? तिलक जी किए थे। क्लियर हो गया। तिलक कौन? बाल गंगाधर तिलक। और थे, एक और नाम बताइएगा जरूर। 10वां प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? कौन अंग्रेज था? बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डफरिन बोला था। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल अगर पूछे, आगे डेट पूछे, कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1884 से 1888 तक था। मतलब 1884 से लेके 1888 तक था, याद रखिएगा। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 1885 में। अब सोचिए, 84 से 88 तक है, तो समझ जाइए कि 1885 तो आएगा है ना। तो 1885 किसके समय में हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय। यह भी सवाल बनता है, कौन ऐसा वायसराय है जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय था? तो बताइएगा, लॉर्ड डफरिन था, याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पर वायसराय डफरिन ने कहा था, अगर जब उस समय बन रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उस समय कमेंट किया, तो फांस उड़ाया था और बोला था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों के जनप्रतिनिधि वाली संस्था है ये, और कुछ नहीं है, बस यही बोला था। ये जरूर ध्यान रखिए। अब चलिए 11वां प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन वर्ष 1886 ईस्वी में, मतलब 1886 में बात करते हैं,
अध्यक्षता किसने की? तो याद रखिएगा पहले अधिवेशन में तो हम जानते हैं WC बनर्जी, तो दूसरे में कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। अब बहुत अच्छा बात यह है कि इस क्वेश्चन को देखिए आपको समझ में आ जाएगा। आप कभी मत भूलिएगा कि अध्यक्षता एक तरफ है, कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता वर्ष। देखिए दादा भाई नौरोजी 3 बार बने हैं कांग्रेस अधिवेशन, ये याद रखिएगा। कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ 3 बार उसके अध्यक्ष थे। कब कब थे ये याद रखिएगा। दूसरे कांग्रेस अधिवेशन जब हुआ था दूसरा बार, जो कि 1886 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी किए थे। एक और हुआ था 1893 में, मतलब 1893 में, इसमें भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। और एक और था 1906 में, याद रखिएगा 1906 में, याद रखेंगे 1906 में भी ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। तो ये 3 याद रखिएगा। क्या क्या याद रखिएगा? दादा भाई नौरोजी 1886, 1893, 1906, 3 में कांग्रेस अधिवेशन बने थे, अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। क्लियर हो गए? अब चलिए एक याद रखिएगा 1888 में सिर्फ एकमात्र बने हुए थे जॉर्ज यूगेल। जॉर्ज यूगेल जो है सिर्फ एक बार ही बने हैं 1888 में, जो कि ये बोला जाता है कि एक विदेशी थे, याद रखिएगा बाहरी लोग थे, है ना। तो जॉर्ज यूगेल जो है 1888 में, मतलब 1888 में जो है ये एक ही बार बने थे जॉर्ज यूगेल। अब देखिए यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करें, जैसे दादा भाई नौरोजी 3 बार बने, उसी तरह सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है 2 बार बने थे, एक 1895 में और एक 1902 में। तो 1895 और एक 1902, याद रखिएगा 1902 और 1895, 1895 1902 में 2 बार जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, याद रखिएगा। लाला लाजपत राय की बात करते हैं तो लाला लाजपत राय एक ही बार बने थे, जो कि 1920 में बने थे। उसी तरह सुभाष चंद्र बोस भी 2 बार बने थे, याद रखना है। उसी तरह ध्यान रखते हुए बहुत सारा है जो कि हम इसमें खत्म भी करेंगे। तो लाला लाजपत राय 1920 में बने थे कांग्रेस अधिवेशन, एक ही बार बने थे, ये ध्यान रखिएगा। देखिए 12वां क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 12वां क्वेश्चन है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी कहां था? MP में पड़ता है, याद रखिएगा। त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथियों का समस्त विवाद किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? बताइएगा किस प्रश्न पर केंद्रित था, ये पूछ रहा है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर यह विवाद हो गया था, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन जो कि कब हुआ था? 1939 में हुआ था। याद रखिएगा त्रिपुरी जो है MP में पड़ता है, मतलब MP में हुआ था कांग्रेस अधिवेशन। MP के त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, याद रखिए त्रिपुरी में हुआ था कांग्रेस अधिवेशन 1939 में। अब याद रखिए त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथियों के मध्य जो है विवाद जो है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर केंद्रित हो गया था। ये मतलब एक केंद्र बन गया था, याद रखिएगा। दक्षिणी पंथियों और तो सुभाष चंद्र बोस अकेले और दक्षिण पंथियों दोनों के बीच एक विवाद हो गए थे गठन के कारण, याद रखिएगा। एक कार्यकारिणी गठन के समिति का एक गठन हो रहा था, उस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था, ये जरूर रखिए। इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, सवाल उतना नहीं पूछता है। यह पूछेगा इस विवाद के कारण कौन से कार्यकारिणी, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के जो विवाद थे, उस विवाद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने जो है अध्यक्ष पद से जो है त्याग दे दिए, जो कि त्रिपुरी अधिवेशन जो 1939 में हुआ था, उस समय जो सुभाष चंद्र बोस थे अध्यक्ष, उस समय ही वो अपना त्याग पत्र दे दिए थे, मतलब जीत गए थे तो भी वो त्याग पत्र दे दिए थे, याद रखिएगा। एवं मई 1939 में कांग्रेस के अंतर्गत फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिए। लीजिए 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिए थे, तो मई 1939 में कर दिए थे। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ? 1939 में हुआ, मई 1939, याद रखिएगा। कौन किए? सुभाष चंद्र बोस किए। सब बातें तो भूल जाइए, सुभाष चंद्र बोस, पिता सितार मैया, वो सब समझिए उसी समय सब जुड़ा हुआ था, है ना, याद रखें। 13वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? तो जैसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात होगा, ठीक है, तो आप वैसे ही ऑप्शन नंबर बी श्रीमती एनी बेसेंट लगाइएगा। याद रखिएगा कि ये पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला, भारतीय महिला नहीं पूछ रहा है, याद रखिएगा, पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर भारतीय लग जाता तो हम सरोजिनी नायडू इसको टिक लगा देते, लेकिन यहाँ पे तो भारतीय महिला नहीं पूछ रहा है, ये एक राष्ट्रीय कांग्रेस के मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो हुआ था उसकी पहली महिला पूछ रहा है, तो एनी बेसेंट। ये आप अच्छे से जानते हैं। इस तरह से बहुत कंफ्यूजन होता है, ये जान लीजिए, आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब चलिए जानते हैं
श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। याद रखिएगा 1917 ईस्वी में कलकत्ता में संपन्न हुए कांग्रेस अधिवेशन का 32वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। क्लियर हो गए? मतलब पूछेगा आपसे कि आप जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं श्रीमती एनी बेसेंट के बारे में, तो याद रखिएगा श्रीमती एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये कौन से अधिवेशन में भाग ली थी? तो 1917 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग ली थी, जो कि कोलकाता अधिवेशन में जो है कोलकाता में ये संपन्न हुआ था और कोलकाता में ही अध्यक्ष बनी थी। क्लियर हो गया? तो कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था 1917 में, उसकी अध्यक्ष बनी थी एसी बेसेंट, इसलिए वह प्रथम महिला अध्यक्ष कहलाती है। ठीक है, और चलिए याद रखिएगा कौन से अधिवेशन था? 32वें वार्षिक अधिवेशन था, याद रखेंगे। एनी बेसेंट सितंबर 1916 में, याद रखिएगा एनी बेसेंट जो थी 1916 में, सितंबर 1916 में मद्रास में याद रखिए मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। लीजिए अब बात करते हैं होम रूल लीग की स्थापना कौन किए? तिलक जी किए थे, बाल गंगाधर तिलक किए थे। और याद रखिए मद्रास में कौन किए? तो एनी बेसेंट भी किए थे, तो इसलिए नाम आता है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, दोनों का नाम आता है। लेकिन जो एनी बेसेंट थी वो मद्रास में किए थे, भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किए थे, ये ध्यान रखना होगा। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है, याद रखिएगा सरोजिनी नायडू थी। अगर देखिए यहाँ पे बोल दिया ना, कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, याद रखना है। अगर सिर्फ महिला आ जाए, प्रथम महिला अध्यक्ष आ जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो याद रखिएगा एनी बेसेंट। अगर आ जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। अब सरोजिनी नायडू थी तो याद रखिएगा 1925 में, याद रखिएगा 1925 में कानपुर अधिवेशन में यह अध्यक्षता की थी, मतलब अध्यक्ष बनी थी। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं। चलिए 14 प्रश्न की बात करते हैं। 27 क्वेश्चन है और खत्म है। याद रखिए यार 14 प्रश्न है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। तो लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं। अब चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण ने जो है इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध, याद रखिएगा 5 जून 1974 को गांधी मैदान मतलब पटना में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। याद रखिएगा। तो ये पूछता है जयप्रकाश नारायण जो है, उनका जो नाम जो आप जानते हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण बोला जाता है। ये जो है इंदिरा गांधी के समय में थे। इंदिरा गांधी का सरकार के विरुद्ध में ये 5 जून को 1974 को क्या किए? गांधी मैदान जो पटना में है वहां जाके, गांधी मैदान पटना मतलब बिहार, याद रखिएगा, वहां जो है याद रखिए संपूर्ण क्रांति का आह्वान कर दिया। ठीक है, संपूर्ण क्रांति लाने वाले कौन है? जयप्रकाश नारायण है। ठीक है, और ये याद रखिएगा 1998 ईस्वी में इन्होंने भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किए गए थे। तो ये पूछता है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के आह्वान कहां से शुरू किए थे? पटना के गांधी मैदान से शुरू किए थे। और किसके विरुद्ध? इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध। कब? तो 5 जून 1974 को। याद रखिएगा इन्हें भारत रत्न कब मिला था? 1998 को। अब भारत रत्न जो 1998 को मिला था कब? तो मरणोपरांत मिला था, मतलब मरने के बाद मिला था। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। 15वां प्रश्न की बात करते हैं। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? तो वो और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण थे, जो कि इंदिरा गांधी के विरुद्ध में लड़े थे, विरोध किए थे, मतलब विरोध में लड़े नहीं, विरोध किए थे, जो कि संपूर्ण क्रांति का जनक भी माना जाता है इन्हें। आप अभी ऊपर पढ़े हैं। चलिए और भी जान लीजिए इनके बारे में। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, ये आप जानते हैं। 1931 में क्या हुआ कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। 1931 में गठन हुआ तो इसके संस्थापक भी कौन कौन थे? तो 3 व्यक्ति थे, जो गंगा शरण सिंह का नाम आता है, रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम आता है और रामानंद मिश्र का नाम आता है। रामानंद पूरा नाम है इनका, रामानंद मिश्र का नाम आता है। तो रामानंद मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी और गंगा शरण सिंह, ये 3 जो है मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए थे 1931 में। इसी में सम्मिलित हुए थे जयप्रकाश नारायण, जिनका पूरा नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण है, मतलब उपाधि मिला था लोकनायक का, ये इसलिए पूरा मैंने बोल दिया। चलिए 16वां प्रश्न है 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? लीजिए अब जैसे 1931 में आप पढ़ लिए बिहार सोशलिस्ट का
अब यहाँ पे कांग्रेस समाजवादी पार्टी का भी गठन हुआ है। कब हुआ है? तो 1934 में हुआ है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, ये दो मिलकर किए थे कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन। तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कौन किए? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है समाजवादी पार्टी दे दे, तो ध्यान रखना होगा। 1934 ईस्वी में याद रखेंगे, 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी याद रखिएगा का गठन जो है कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण और योगेंद्र शुक्ला और मीनू जो है मशानी और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा किया गया था। ऐसे देखिए, समझ जाइए, आप दो पढ़े, किनका किनका नाम पढ़े? जयप्रकाश नारायण का, आचार्य नरेंद्र देव, ये दो का नाम पढ़े। और दो और याद रख लीजिए, योगेंद्र शुक्ला का नाम भी आता है, मीनू मशानी का नाम आता है। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण तो थे ही, कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी बना कांग्रेस जो 1934 में, उसमें तो जयप्रकाश नारायण थे ही, नरेंद्र देव थे ही, लेकिन योगेंद्र शुक्ला और मीनू मशानी ये भी सम्मिलित थे। याद रखिएगा, ये मिलकर जो है बनाए थे, ये इस पार्टी का गठन किए थे। क्लियर हो गया? अब चलिए और भी जानते हैं। ठीक है, इस पार्टी के जो है अध्यक्ष जो है आचार्य नरेंद्र देव है। तो इसमें अध्यक्ष भी तो होगा, ये चार जो गठन किए इसके अध्यक्ष किन्हीं को तो बनाया जाएगा। तो हाँ, बनाया गया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन जो है आचार्य नरेंद्र देव को बनाया गया। याद रखिएगा, यहाँ पे है नरेंद्र देव को बनाया गया था। तथा जयप्रकाश नारायण जो है इसके महासचिव थे। तो सोचिए, इसलिए दोनों का नाम ज्यादा आता है। जयप्रकाश नारायण जो है महासचिव थे। इसका प्रथम जो है अखिल भारतीय सम्मेलन जो है, इस याद रखिएगा, इसका जो है किसका? कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो है प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन 21 अक्टूबर 1934 को बॉम्बे में हुआ था। याद रखिएगा, तो प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था समाजवादी पार्टी का, याद रखिएगा, जिसका जो है कब हुआ था? तो 21 अक्टूबर, याद रखिए 21 अक्टूबर, याद रखिए 1934 को हुआ था, 1934 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। याद रखेंगे। और इसके महासचिव कौन है? जयप्रकाश नारायण। और अध्यक्ष कौन थे समाजवादी पार्टी का? तो आचार्य नरेंद्र देव। क्लियर। अब 17वां प्रश्न की बात करते हैं। 17वां प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 ईस्वी में पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, एम के गांधी जो है वो नहीं किए थे। अब एम के गांधी कौन है, बता सकते हैं तो बताइए। मोहनदास करमचंद गांधी। याद रखिएगा एम के गांधी। तो याद रखिए 24 सितंबर 1932 को क्या हुआ? पूना समझौता हुआ। पूना समझौता में कौन थे? तो डॉक्टर अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और पंडित मदन मोहन मालवीय थे, दो थे। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो दलित की ओर से ये लड़ रहे थे। पंडित मदन मोहन जो थे हिंदू जाति की ओर से लड़ रहे थे। ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ देखना है, हम लोग को एग्जाम निकालना है। याद रखिएगा। तो इस पे क्या हुआ? हस्ताक्षर किए थे। तो याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय भी हस्ताक्षर किए थे और डॉक्टर अंबेडकर भी हस्ताक्षर किए थे। क्लियर हो गया। लेकिन गांधी जी नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे? ये कारण भी है, क्योंकि ये सिर्फ समझौता में मेन तो लीडर तो मदन मोहन मालवीय थे और अंबेडकर जी थे, है ना? याद रखिएगा। तो ये दोनों हस्ताक्षर कर दिए तो मतलब हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इस समझौते के अंतर्गत क्या हुआ? मतलब पूना जो समझौता हुआ तो इसके अंतर्गत क्या हुआ? अंबेडकर ने हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया। याद रखिएगा। तथा संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया। इसके साथ ही दलित के लिए आरक्षित जो है 71 स्थानों को बढ़ाकर 147 कर दिया। याद रखिएगा। तो जो अंबेडकर थे, याद रखिएगा, अंबेडकर जी जो थे हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग किए थे, जो कि इसे वापस ले लिए थे और जरूरी भी था, वापस भी लिए थे। ठीक है, नहीं तो एक और फूट हो जाता। तो वो सब विवादित चीज है, सब विवादित पे पढ़ना भी नहीं है हम लोग को, सिर्फ पास करना है ना? तो हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग किए थे, वापस ले लिए थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किए थे। संयुक्त निर्वाचन होगा, सब मिलकर करेंगे, इसका जो है मान लिए थे, सिद्धांत को स्वीकार किए थे और सही भी हुआ था। इसके साथ ही क्या हुआ कि दलित वर्ग के आरक्षित जो है 71 स्थानों को बढ़ाकर 147 कर दिया गया था। कौन से समझौते में? पूना समझौते में। क्लियर हो गया? क्लियर। और भी बहुत कारण, चलिए आगे भी पढ़ते हैं। आगे सवाल देखिए कि पूना समझौता जो है, पूना पैक्ट का संबंध जो है, पूना समझौता कहिए या पूना पैक्ट कहिए, का संबंध था क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए, दलित वर्ग से था, जो कि ऊपर पढ़ चुके हैं, जो कि बी आर अम्बेडकर लड़े थे। चलिए जानते हैं, लीजिए गांधी जी का नाम आ गया। पूना समझौता गांधी जी तथा भीमराव अम्बेडकर के मध्य 24 सितंबर 1932 को हुआ था। देखिए क्लियर हुआ कि नहीं? गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बाद बीच जो है पूना समझौता की बातचीत हुई, मत हुआ, लेकिन हस्ताक्षर कौन किए? पंडित मदन मोहन मालवीय। पूना समझौते का मुख्य उद्देश्य था दलित वर्ग के प्रांतीय विधानमंडल के या विधानमंडल में प्रतिनिधित्व प्रदान करना।
मतलब जो पूना समझौता का मुख्य उद्देश्य था भाई कि दलित वर्ग के जो लोग थे उनके प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधित्व मिले, एक जगह मिले, एक स्थान मिले। समझ गए? तो ये चलिए इस पे अब ज्यादा चर्चा करेंगे तो आप लोग ही विवाद कर दीजिएगा झूठ मूठ का, जो कि है नहीं, सिर्फ हम लोग को एग्जाम से मतलब है। 19वां प्रश्न है अखिल भारतीय दलित वर्ग का संघ जो है स्थापित किया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया। देखिए सवाल क्या है कि दलित वर्गों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, जिसे इंग्लिश में ऑल इंडियन डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है 1920 में जो है, याद रखिएगा, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का गठन किए थे, स्थापना किए थे। ये सवाल पूछता है, याद रखिएगा। दूसरा है कि इसके अतिरिक्त जो है इन्होंने क्या किए, सर्वन हिंदुओं तथा अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत के प्रचार हेतु समाज समता संघ की स्थापना की। प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था, मतलब कब किए थे गांधी जी? तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, कैमिनल अवार्ड के समय किए थे। याद रखिएगा, कैमिनल अवार्ड के समय किए थे। अब चलिए जानते हैं, सवाल को सुनिए। तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो था वो रैमजे मैकडोनाल्ड है। याद रखिएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड जो था वह, याद रखिएगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। कि सांप्रदायिक जो पंचायत था, संप्रदाय के पंचायत था, जो कि 16 अगस्त 1932 के द्वारा क्या हुआ, याद रखिएगा, 16 अगस्त 1932 का सांप्रदायिक पंचायत की स्थापना हुई थी, ऐसे याद रखेंगे। इसके द्वारा क्या हुआ कि मुसलमान एवं सिखों के अतिरिक्त अब दलित वर्ग भी जो है अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान जो है दिया गया। मतलब दलित वर्ग के भी लोग जो हैं अल्पसंख्यक के दर्जा में आ गए। याद रखिए, मुसलमान और सिख थे ही, अब दलित वर्ग भी आ गए, ये ध्यान रखिएगा। कब आए? 16 अगस्त 1932 को। कौन से पंचायत से? सांप्रदायिक पंचायत से आ गए, याद रखिएगा। और कौन था ब्रिटिश का प्रधानमंत्री? रैमजे मैकडोनाल्ड। के सांप्रदायिक पंचायत था, उसके द्वारा मुसलमान और सिख और इसके अतिरिक्त दलित वर्ग को भी सम्मिलित किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, जो कि कब हुआ था? 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत का स्थापना हुआ था, ऐसे याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अंबेडकर ने इसका समर्थन किया, परंतु गांधी जी ने जो है इस पंचायत के विरुद्ध जो है 20 सितंबर 1932 को यरवदा सेंट्रल जेल में प्रथम आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से पूना में जो है गांधी व अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता। लीजिए, समझ गए? मतलब मैंने जो बताया ऊपर ये तो सच है। मतलब गांधी जी और अंबेडकर जी के सामने तो एक समझौता हुआ, लेकिन मेन लीडर में कौन थे? भाई मदन मोहन मालवीय। यही मिलकर जो है साइन उन बेचारा किए मदन मोहन मालवीय जी कि चलिए विवाद खत्म कीजिए और चलिए पूना पैक्ट का नाम जो पड़ा वो साइन कीजिए और चलिए खत्म कीजिए और आगे बढ़िए, है ना। हस्ताक्षर तो गांधी जी नहीं किए थे, लेकिन किए थे मदन मोहन मालवीय। क्लियर होगा? चलिएगा, आगे सवाल है कि हाली पद्धति संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर ए बंधुआ मजदूर से संबंधित था हाली पद्धति। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो हाली पद्धति जो है बंधुआ मजदूरी से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। हाली जैसे शब्द आएगा हाली पद्धति समझिए बंधुआ मजदूर और बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। यह जो है मुख्यतः बारदोली क्षेत्र से संबंधित था। याद रखिए, जो बंधुआ मजदूर थे वो बारदोली क्षेत्र से संबंधित थे, याद रखिए, जो कि हाली पद्धति कहा जाता है। जहां निम्न जनजाति जिन्हें काली पराज के लोग जो हैं उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में काज करते थे, मतलब पुश्तैनी मजदूर के रूप में काज करवाते थे, जिसका नाम है मजदूर, जो एक प्रजाति थे, जनजाति थे, उनका नाम है काली पराज। काली पराज एक जनजाति था, जो कि क्या होता था कि पुश्तैनी जो मजदूर होते थे उनको काज करना पड़ता था उच्च जाति के यहाँ, याद रखिएगा, यही होता था। चलिएगा आगे चलते हैं। 22वां प्रश्न है, कांग्रेस की प्रथम जो है भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय महिला लग गया तो सरोजिनी नायडू हो गया, बात खत्म। ठीक है, क्लियर? यही खाली महिला होता तो एनिमेशन होता। अब देखिए, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला के अध्यक्ष जो हैं श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, जिन्होंने कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन जो कि 1925 में हुआ था, 40वें अधिवेशन था, उसके अध्यक्ष थी, याद रखिएगा। तो कौन से अधिवेशन के? 40वें अध्यक्ष के। वर्ष 1925 के थे। कहाँ हुआ था? कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, याद रखिएगा। भारत की भारतीय महिला थी, याद रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला थी। वह भारत में
किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। मतलब किसी राज्य की नहीं, याद रखिएगा पूरे अगर देखा जाए तो राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। याद रखिएगा किसी भी राज्य का हो लेकिन ये प्रथम महिला बनी थी। याद रखिएगा सरोजिनी नायडू बनी थी, याद रखिएगा। और ये उत्तर प्रदेश की बनी थी, याद रखिएगा ये भी जान लीजिए उत्तर प्रदेश में बनी थी और पूरे भारत मतलब पूरे इंडिया के कहिए ये सर्वप्रथम बनी थी, याद रखिएगा। यह 1947 से 47 से 39 तक जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। याद रखिए 47 से 49 2 साल ही बनी थी। चलिएगा 23वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजया राघव चेरियार ने की थी, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिए नागपुर अधिवेशन 1920, याद रखेंगे नागपुर अधिवेशन 1920 याद रखिएगा। आगे चले गए, नागपुर अधिवेशन जो है 1920 ईस्वी की अध्यक्षता में श्री विजय राघव चेरियार जो है ने किए थे। तो नागपुर एक अधिवेशन हुआ था जिसमें 1920 में हुआ था, याद रखिएगा। नागपुर अधिवेशन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1920 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, विजय राघव चेरियार हैं नाम है उनका, वही अध्यक्ष बने थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने याद रखिएगा रियासतों के प्रति याद रखिए रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए, याद रखिएगा। 44वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति जो है घोषित की थी। तो ये आप याद रखिएगा नागपुर अधिवेशन में जो कि 1920 में हुआ था, क्योंकि हम ऊपर पढ़े थे। चेरियार जी थे, याद रखिएगा अध्यक्ष थे, है ना, विजय राघव चेरियार देख रहे हैं। आप जान लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 ईस्वी में अपने नागपुर अधिवेशन में पहली बार रियासतों में जन आंदोलन याद रखिएगा के प्रति अपनी नीति प्रतिपादित किया, मतलब प्रतिपादित किया था 1920 में, याद रखिएगा नागपुर अधिवेशन होता उस समय। नीति में कहा गया कि कांग्रेस रियासतों में लोगों के आंदोलन का समर्थन करेगी और उन्हें ब्रिटिश भारत के साथ एकजुट करने का प्रयास करेगी, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य धीरे धीरे रियासतों पर कांग्रेस का प्रभाव बढ़ाकर मतलब कांग्रेस का प्रभाव बढ़ाकर भारत का अभिन्न अंग बनाना था। कांग्रेस का यह लक्ष्य था, नागपुर अधिवेशन में यह डिमांड था, याद रखिएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या हुआ, जैसे अंग्रेज कैसे आया था, पहले क्या आया, कब्जा किया धीरे धीरे, मतलब उसी तरह कांग्रेस का भी ये नीति था कि धीरे धीरे मैं भी उसमें भाग लूंगा, धीरे धीरे उससे अंग्रेज के साथ धीरे धीरे जुड़कर अंग्रेज को एक तरह से हराना था और एक अपना बनाना था। कांग्रेस एक अपना अस्तित्व बनाता तभी तो अंग्रेज भागता, तो वही हो भी रहा था, याद रखिएगा। काल चक्र बदलते रहता है। चलिएगा ये मतलब समझाने के पॉइंट से बोला और कुछ मत लीजिएगा। 25 क्वेश्चन नंबर है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा अबुल कलाम आजाद थे जो कि बने थे, याद रखिएगा। ये पूछता है इनमें से कौन सबसे कम आयु के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनका नाम बताइए, तो वो थे अबुल कलाम आजाद थे, याद रखना है। अब चलिए जान लीजिए 1923 ईस्वी में क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, ठीक है। अब 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ दिल्ली में, उसका आयोजित जो हुआ था उसका विशेष अधिवेशन हुआ था एक, याद रखिएगा, जो कि याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद थे जो कि 35 वर्षीय थे। तो 35 वर्ष की उम्र में ही ये दिल्ली में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1923 में, उसी समय ये मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है अध्यक्ष बने थे और 35 ईयर्स पे ही बन गए थे, तो इसीलिए इनका कम आयु में जोड़ा जाता है, चुने गए थे, याद रखिएगा। वह सबसे कम उम्र के कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा, मतलब किए थे कौन, मौलाना अबुल कलाम आजाद किए थे 1923 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था दिल्ली में उसमें, याद रखिएगा। अब याद रखिएगा डेट याद रखिएगा कि वे वर्ष 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक आजादी से पूर्व सर्वाधिक समय तक जो है अध्यक्ष रहे। सोचिए, मतलब कहने का मतलब 1940 से लेकर 46 तक ही ये 6 वर्षों तक लगातार रहे थे। अबुल कलाम आजाद जो है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है 6 वर्ष तक लगातार कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष रहे थे 1940 से 46 तक। सोचिए 46 के बाद ना जेपी कृपलानी आते हैं, पढ़े थे ना, याद रखिएगा। अब बात करते हैं 26 क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। अब लीजिए ये पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो है कौन था, डफरिन था जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1885 में हुआ था, है ना, जो कि यही तो बोला था, डफरिन ही तो बोला था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, जो कि यहाँ पे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में के समय जो है भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन था। कार्यकाल अगर पूछे तो 1884 से 1888 था, जो कि हम पढ़ चुके हैं।
उसने जो है याद रखिएगा, उसने मतलब डफरी ने कांग्रेस को यह कहकर मजाक उड़ाया था, मतलब उपहास उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, जो कि इसको भारी पड़ गया। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। ठीक है, 27 क्वेश्चन नंबर की बात करें, वो टिप्पणी किया मैंने कि इसलिए भारी पड़ गया, जो सोचा था इसको कांग्रेस को कमजोर, अब बन गया महान, है ना, ये कहने का मतलब है। नहीं तो गांधी जी वाला जो पढ़ाया उसकी तरह मत धर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो हल करने की कुंजी बताया ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, या तो लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में नहीं 1936 में थे जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। तो समाजवाद के जो हुआ था, याद रखिएगा, तो उसको कुंजी बताए थे। अब चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए 1936 में जो है वो याद रखिएगा, 1936 में कांग्रेस जो है लखनऊ अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा। कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ 1936 में, जो कि लखनऊ में हुआ था। उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने ही समाजवाद को एक भारतीय समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो आप आगे तो सवाल बनता है 1936 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ये जरूर ध्यान रखना है, समझ गए। तो ये तो अध्यक्ष थे, ये तो क्लियर हो गया। उन्होंने कहा था कि मैं समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्ति दिला सके, याद रखिएगा। तो यही था इनका कहने का मतलब, था कि समाजवादी के अलावा कोई नहीं, समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं दिखता जो कि आपको गरीबी से मुक्त करे, बेकारी से, गुलामी से मुक्ति दिला सके, है ना। तो ये जरूरी था, इसलिए ये जो है अपने जो अध्यक्ष बने थे 1936 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसके समय में ये समाजवाद शब्द का इस्तेमाल किए थे और समाजवाद से बताए थे कि ये समस्या दूर हो सकती है, ये कुंजी है समाजवाद। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। तबीयत खराब होने की वजह से बार बार मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, जल्द ठीक होकर मैं करूंगा।